इस वक्त वो नागराज और श्योर और बाकी सभी एक दूसरे के सामने आ गए थे। इस वक्त श्योर और डीमन गली थोड़े बहुत लड़ने के लायक थे। बाकी वो बीफ थका हुआ था और बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसलिए वो लड़ नहीं सकता था। लेकिन दूसरी तरफ श्योर की भी हालत उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी जितनी कि वो सोच रहा था। वो मूव करने से पहले मुझे सोचना पड़ता, आज तक मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। श्योर मन मन सोचता। वो डीमन गर्ल को देखता जैसे कि वो उसे कुछ इशारा कर रहा हो। अगली पल वो सामने नागराज, वो अपने सिपाहियों के साथ, जिसके पास 3 सिपाही थे, वो तीनों चारों मिलकर एक साथ श्योर पर हमला करते हैं। उस नागराज और उन सिपाहियों की ताकत कुछ ज़्यादा ही थी। श्योर और डीमन गर्ल उससे लड़ेंगे, इसका कोई चांस ही नहीं था। वो दोनों उससे लड़ ही नहीं सकते थे। देखते देखते श्योर डीमन गर्ल को जो इशारा करता है, अगली पल डीमन गर्ल उसके पाँव के ठीक नीचे सारी जमीन काली होने लगती है और वो कालापन तेजी से आगे की तरफ जाके फैलने लगता है, जो कि उस नागराज को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाता है। वो नागराज और वो तीनों चारों सैनिक ये सब देख के हैरान हो जाते हैं। अगली पल श्योर वो अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों को आया करता है, जहाँ पर श्योर के सर के चारों बगल कुछ लाल रंग की रोशनियां उड़ती हुई दिख रही थी। ये वही स्किल थी जो कि डार्क वर्ड के साथ एक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन इसके इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती थी। लेकिन इससे होता ये था कि ये खुद से ज़्यादा ताकतवर लोगों से श्योर लड़ सकता था या फिर हरा भी सकता था। श्योर ने इस छोटे छोटे रेड बॉल्स का नाम रेड एम्बर बॉल रखा हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहे थे। देखते देखते वहाँ पर करीब 11-12 एम्बर बॉल्स दिखते हैं, जो कि तेजी से उन नागराजों की तरफ बढ़ रहे थे। वो नागराज जैसे ये सब देखता है, उन एम्बर बॉल्स को डॉज करने की कोशिश करने लगता है। जैसे जैसे एम्बर बॉल्स वो श्योर के बॉडी से निकल रही थी, श्योर समझ पा रहा था कि ये एम्बर बॉल्स उसके खून के इस्तेमाल से बन रही हैं, इसलिए शायद कोई भी इसका इस्तेमाल करके थक जाता था या फिर एक तरीके से इतना थक जाता था कि उसकी मौत तक उसके करीब आ जाती थी। मुझे कुछ भी करके इन्हें जल्द से जल्द हराना होगा, मुझे वो दिख रही है, श्योर हैरानी से कहता। ऑफकोर्स वहाँ पर एक अजीब से सांप के बने हुए कवर के ठीक ऊपर एक नीले रंग का लालटेन रखा हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और नीले रंग से जल रहा था। श्योर को पता था कि श्योर को उसी लालटेन तक पहुंचना है, लेकिन अभी भी रास्ते में ये नागराज और ये कुछ सिपाही थे, जो कि श्योर के रास्ते का कांटा बने हुए थे। वो सभी लगातार उस छोटे छोटे रेड एम्बर बॉल्स को डॉज करते हुए तेजी से श्योर की तरफ बढ़ रहे थे। श्योर ऑलरेडी कमज़ोर हो चुका था, इसलिए कोई चांस नहीं था कि वो इन चीज़ों को छोड़ के उनसे लड़ पाएगा। वो नागराज इतनी तेजी से श्योर के चेहरे के पास आ गया था कि श्योर उसे देख भी नहीं पाया था, और श्योर को पता था कि श्योर अब कुछ कर भी नहीं सकता। श्योर फिर भी अपनी पूरी ताकत लगा के अपने सर के पास एक बड़े से रेड एम्बर बॉल को जम देता और उसे सीधे उस नागराज के सर की तरफ घुमा देता, क्योंकि उसका सर और श्योर का सर एक लाइन में था। अगली पल वो रेड एम्बर बॉल तेजी से उस इस नागराज के सर से टकराती है और नागराज वो थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए पीछे जाके गिर जाता है, जहाँ पर बहुत सारे काले हाथ आकर उसे अपने साथ खींच कर ले जाने लगते हैं। लेकिन नागराज ताकतवर था, वो एक बार वहीं खड़ा होता है और वो हाथ टूट के अलग हो जाते हैं। नागराज अपने पाँव पे खड़ा होता है, जहाँ पर उसके सर जल चुके थे। उसके सर से था बहुत कुछ निकल भी रहा था, जो कि लिक्विड था, और वो कुछ और नहीं बल्कि उसका सर ही था, जो कि पिघल के नीचे गिर रहा था। ये क्या? वो नागराज अपने सर को पकड़ते हुए कहता। लेकिन दूसरी तरफ श्योर वो धीरे धीरे उसके सामने अंधेरा छा रहा था और वो धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। और जाहिर सी बात है कि श्योर अगर गिर चुका है तो डीमन गर्ल अब उन लोग का कुछ नहीं कर सकती है। डीमन गर्ल वो चाहती तो वो भी उस रेड एम्बर बॉल का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन उसके खून उससे जो रेड एम्बर बॉल बनेगा वो किस टाइप का हीलिंग प्रोसेस की तरह काम करेगा, क्योंकि डीमन गर्ल का खून हथियार नहीं बल्कि किसी को भी हील कर सकता है। श्योर वो नीचे गिरा हुआ था और वो बार बार अपने आंखों को खोलने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने बॉडी के बहुत सारे खून को निकाल के उस रेड एम्बर बॉल में बदल के उन पर हमला किया था। वो तीनों सैनिक तो उसके चपेट में आ चुके थे और इस वक्त उस डार्क वर्ल्ड के अंदर जा चुके थे। ऑफकोर्स श्योर कामयाब हुआ था, लेकिन वो नागराज अब भी अपने दोनों पाँव पे खड़ा था और ताकतवर दिख रहा था। उसके सर के पिघलने के बावजूद वो इस वक्त सामने देख रहा था और गुस्से से श्योर की तरफ बढ़ रहा था। श्योर वो अपने हाथों को तरफ मूव करता था कि वो अपने रेड स्कल ब्लेड को बुला के उसे उस नागराज की तरफ फेंक सके, लेकिन डार्क स्कल ब्लेड वो श्योर के हाथों में आती तो है, लेकिन वो उससे ज़्यादा दूर तक फेंक नहीं पाता। वो उसके पाँव के थोड़ा आगे जाके ही गिर जाती है। श्योर समझ जाता है कि अब शायद कुछ नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। श्योर तुरंत ही खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार गिर रहा था। वो नागराज श्योर के चेहरे के पास जैसे ही पहुंच जाता है, वैसे ही श्योर उससे ऐसा लगता है जैसे कि उसे किसी ने पकड़ लिया है, वो पीछे से। श्योर अभी गिर नहीं रहा था। अगले पल एक खूबसूरत सा हाथ श्योर के सर के बगल से निकलता है और उसमें से काफ़ी ज़्यादा आग निकलती है, जो कि तेज़ी से उस नागराज से टकराती है और वो नागराज तेज़ी से उड़ते हुए पीछे जाता है और उसके कपड़े भी जल जाते हैं। वो नागराज देखते ही देखते एक बड़े से स्नेक में बदल जाता है। श्योर उसे पीछे से फायर क्वीन ने पकड़ लिया था ताकि उसे कुछ ना हो, और अपने हाथों से बहुत सारे फायर को अनलिश किया था। फायर क्वीन श्योर को वहीं बैठा देती है। श्योर को ठीक से कुछ दिख तो नहीं रहा था, लेकिन वो वहीं कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। एक तरीके से उसके अंदर अब इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो सामने का नज़ारा देख पाता। फायर क्वीन तेज़ी से आगे बढ़ती है
और वो अपने दोनों हाथों को थोड़ा पीछे ले जाती है, जिसके बाद देखते ही देखते वो अपने दोनों हाथों को तेजी से आगे लाती है, जिसमें बहुत सारी फायर जल रही थी। वो दोनों फायर तेजी से फायर क्वीन के हाथ में जमा होते हुए एक साथ आके मिल जाते हैं और अगले पल वहाँ पर ही जोरदार धमाका होता है, जहाँ पर चारों तरफ आग ही आग लग गई थी। और वो नागराज, उसका तो नामो निशान नहीं दिख रहा था। एक तरीके से वहाँ पर नागराज के कुछ जले हुए पार्ट्स दिख रहे थे, जो कि उसके बॉडी से अलग होकर गिरे थे। जिसके बाद देखते देखते फायर क्वीन पीछे मुड़ती है और श्योर को देखती है। चेक करो, ये मरा तो नहीं ना? अगर ये मरा तो मैं भी खत्म हो जाऊंगी। फायर क्वीन गुस्से में कहती है, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, इसलिए तो तुम अपनी ताकत को नीरो को टेस्टिंग मशीन में कभी जांचने नहीं आई। डीमन गर्ल वो फायर क्वीन से कहती है, अब जान गिने कितनी ताकत है, जाके पहले से जिंदा करो, मतलब होश मिलाओ। फायर क्वीन मुंह बनाते हुए कहती है। दूसरी तरफ मोटा कीड़ा और वो येलो पिंसर दोनों ही इस कपड़े के अंदर थे, जहाँ पर उन्हें गर्मी लगनी शुरू हो गई थी। ये क्या, इतनी गर्मी, बाहर आग लगी है क्या? मोटा कीड़ा इतना कहता और वहां से निकलने लगता, लेकिन अगले ही पल मोटे कीड़े को कुछ चिपचिपी सी चीज उसके बॉडी पे महसूस होती है। ओहो, अब ये क्या है? इस नरम सी लड़की का खून निकल गया क्या? मोटा कीड़ा अपने बॉडी को चेक करते हुए कहता, लेकिन उसके बॉडी के ऊपर कुछ अजीब सा लिक्विड लगा हुआ था। अजीब है? मोटा कीड़ा हैरानी से सोचता, लगता है इस आग की वजह से इस लड़की की बॉडी पिघल रही है। मोटा कीड़ा फिर से कहता, नाटक मत करो, अगर तुमने इसे मारा होगा तो सोच लो। वो येलो पिंसर वो मोटे कीड़े से कहती है, हर बार मेरी, इतना कहते हुए मोटा कीड़ा वहां पे एक स्पेस डोर खुलता है, जो कि छोटा सा था, और वो दोनों वहां से निकलकर सीधे श्योर के पास पहुंचते हैं, जहां पर वहां का हाल देखे वो दोनों भी हैरान थे। वहां पर अभी के लिए तो सब कुछ नॉर्मल हो गया था, लेकिन श्योर बेहोश था। डीमन गर्ल से हील करे जा रही थी, लेकिन श्योर का बहुत ज्यादा खून बह चुका था। जाहिर सी बात है कि वो इतनी आसानी से उठकर खड़ा नहीं हो पाएगा, उसके अंदर इतनी कमजोरी होगी। जहां तक है इसके शरीर के ऊपर एक भी घाव नहीं है, इसलिए मैं ऊपर से हील करूंगी ये बेकार होगा, इसे अंदर से हील करना होगा। डीमन गर्ल सभी से कहती है, अरे तो करो ना। वो बीस्ट भी डीमन गर्ल से कहता, पर उसके लिए तो। डीमन गर्ल मुंह बनाते हुए कहती है, जो भी हो जल्दी करो, जल्दी। फायर क्वीन डीमन गर्ल से कहती है, और डीमन गर्ल वो धीरे धीरे श्योर के चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाती है। ये तुम क्या कर रही हो? फायर क्वीन डीमन गर्ल से कहती है, मुझे इसे अंदर से हील करना है, तो मुझे इसके मुंह के अंदर अपनी हवा को भेजना होगा, मतलब अपनी सांस को। मेरे सांस के अंदर भी जो भी सांस मैं लेती हूँ, और वो जो मेरे शरीर से बाहर निकलती है, उसके अंदर भी इतनी ताकत है, वो किसी को भी हील कर सकती है। लेकिन अगर वो किसी के बॉडी के अंदर जाती है, तो वो उसके स्टेमिना को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी, और तो और उसकी हीलिंग प्रोसेस को भी बहुत ज़्यादा फास्ट कर देगी, उसके खून बनाने के प्रोसेस को भी बहुत ज़्यादा फास्ट कर देगी। डीमन गर्ल सभी को समझाती है ताकि वो लोग गलत ना समझे। ठीक है, जो भी है जल्दी करो, लगता है ये लड़का इसी चीज़ के लिए इस दुनिया में आया है। वो फायर को इतना कहते हुए पीछे पलट जाती है, और जब श्योर की आंखें खुली थी, तो डीमन गर्ल उसे किस करे जा रही थी। ये क्या कर रही हो? श्योर डीमन गर्ल को धक्का देते हुए कहता, और डीमन गर्ल भी उसे अच्छे से सब कुछ समझा देती है। अच्छा ठीक है, जो भी है, देखो अभी टाइम नहीं है। श्योर इतना कहता और धीरे धीरे खड़ा होता है, लेकिन उसके गाल लाल हो रहे थे, क्योंकि डीमन गर्ल उसे कुछ ज़्यादा ही यकीन नहीं होता है। मैं पहला हूँ जो कि अपने बिस्तों के साथ इतना। श्योर मन मन सोचता है, और वो धीरे धीरे उस अजीब पे लालटेन के पास जाता है, जिसमें नीली रंग की आग जल रही थी। नीली रंग की आग, मिशन पूरा हुआ ना? श्योर ऐसे चिल्लाते हुए कहता, जिसके बाद वो सीगेट एक्स के उस मिशन को अच्छे से चेक करता। नीले रंग के जहर को लालटेन की आग से जलाओ। अब ये जहर कहाँ मिलेगा? श्योर चारों तरफ चेक करते हुए कहता, लेकिन श्योर को कुछ भी नहीं दिखता। श्योर को अपने हाथों के ऊपर हल्का सा नीले रंग दिखता, जो कि चलते हुए श्योर के कंधे पे गया था। मोटे कीड़े, ये तुम्हारे पाँव में क्या लगा हुआ है? तुम्हारे निचले हिस्से पे कुछ लगा है। श्योर मोटे कीड़े से कहता, और मोटे कीड़े को पलट के वो उसे चेक करने लगता। तब ये क्या है? श्योर इतना कहता, और उस अजीब सी नीले रंग के लिक्विड को फूंकता, जिसमें बहुत ज़्यादा नशा था, और श्योर एक पल के लिए लड़खड़ा गया था। ये क्या, ये तो जहर है। श्योर हैरानी से कहता, और वो मोटे कीड़े को ही उल्टा करके सीधे उस लालटेन के ऊपर डाल देता। नहीं, ये क्या कर रहे हो मुझे? नहीं, मैं जल जाऊंगा। मोटा कीड़ा जोर से चिल्लाते हुए कहता, बस थोड़ी देर की बात है। श्योर मोटे कीड़े से कहता, जिसके बाद देखते देखते वो मिशन पूरा हो जाता, और श्योर और बाकी सभी फ्री हो जाते हैं। फाइनली मिशन पूरा हो गया, वो बीस्ट भी नॉर्मली कहता, और वो भी धीरे धीरे खड़ा होने लगता। वो भी जैसे तैसे हील करके खड़ा हो गया था, क्योंकि डीमन गर्ल ने उसे भी हील किया था। वो सभी खड़े हो जाते हैं, लेकिन अब मुझे अपनी बहन के पास जाना होगा, क्या तुम मुझे जल्द से जल्द। श्योर फायर क्वीन से कहता, ऑफकोर्स यहाँ पर सभी लोग थक चुके थे, मोटा कीड़ा भी उन्हें रास्ता नहीं बता सकता था, वो सबकी हालत इतनी खराब थी। मोटे कीड़े के ऊपर जो जहर लगा था, श्योर ने गलती से इसके ऊपर हाथ डाल दिया था, और उस जहर का थोड़ा सा हिस्सा श्योर के हाथों में लगा हुआ था, जो कि श्योर हटा नहीं पा रहा था। ये हटाओ कैसे? अच्छा छोड़ो, फायर क्वीन क्या तुम हमें रास्ता दिखा सकती हो? श्योर फायर क्वीन से कहता। फायर क्वीन वो अपना मुंह बनाती है, और उस गुफा के एंट्रेंस की तरफ देखती है, जहाँ से वो लोग उस वक्त आए थे। फायर क्वीन वो अपने हाथों को आया करती है, जहाँ से उसके हाथों से काफ़ी ज़्यादा आग निकलती है, और वो आग तेज़ी से फैलते हुए सारी गुफा के हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े गुफा में टहल करके आगे जाने लगती है। और जैसे ही वो आग
मेन गुफा से बाहर निकलती है जंगल में। वैसे ही फायर को इन गुफा से बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है, क्योंकि उसका फायर एलिमेंट उससे जुड़ा हुआ था, इसलिए वो काफ़ी सारी चीज़ें वो चेक कर सकती थी। उसकी फायर कहाँ का ट्रैवल करके जा रही है वो भी चेक कर सकती थी, इसलिए बाहर जाने का रास्ता उसे इतनी आसानी से मिल गया था। देखते देखते श्योर और बाकी सभी फायर को उनके पीछे जाते 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 उस गुफा से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और उस गुफा से बाहर निकलते ही वो बीस्ट नीचे गिर के कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया था। मैं कुछ देर यहीं आराम करूंगा, लेकिन पहले इस कमबख्त गुफा को हटाओ यहाँ से, वो बीस्ट ब्रिजन से कहता है, जो कि हालत खराब थी फिर भी वो बाहर आ गया था और उस गुफा को हटाने में कामयाब हो गया था। लगता है वो नागराज अभी जिंदा है, जिसने इस गुफा को यहाँ पे बना रखा है। अगर वो मर जाता है तो ये गुफा हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन अगर इस गुफा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना है तो पहले उस नागराज को खत्म करना होगा, ब्रिजन सभी से कहता है। और सभी लोग उसकी बात समझ जाते हैं। हमने उसकी ताकत देख ली है और वहाँ का रास्ता भी, हम लोग वहाँ दोबारा जा सकते हैं, क्या कहते हो? श्योर सभी से कहता है, तुम लोग को जाना है तो जाओ। वो बीस्ट इतना कहते हुए खड़ा होता है और वहाँ से कहीं अंधेरे में गायब हो जाता है। ऑफकोर्स उन सभी का मिशन पूरा हो गया था तो वो लोग वहाँ से निकल गए थे। ये मिशन काफ़ी ज़्यादा अजीब था, जहाँ पर किसी को भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। कम से कम अगर ये मिशन हमें वो लालटेन लाने के लिए कह देता तो शायद कुछ हमें मिल जाता, लेकिन वो लालटेन भी तो एक ही था, उसे रखेगा कौन? श्योर मन मन सोचता। वैसे सच में श्योर को इस चीज़ में मज़ा बहुत आया था, लेकिन अब उससे अपनी बहन की चिंता हो रही थी, इसलिए वो तेज़ी से शहर की तरफ जाना शुरू कर देता और सभी लोगों को अपने नीरुकोर में वापस भेज देता और तेज़ी से होते हुए शहर की तरफ निकल जाता। दूसरी तरफ हमें दूसरा सीन दिखाया जाता, जहाँ पर इस वक्त तेज़ी से चारों तरफ आग जल रही थी। वो नागराज वह बहुत ज़्यादा खराब हालत में एक सांप के रूप में बाहर इधर उधर घूम रहा था। पता नहीं क्या होगा, उन कमीनों ने यहाँ पर सब बर्बाद कर दिया, वो नागराज इतना कहते हुए चारों तरफ देख रहा था और सारी चीज़ें ठीक कर रहा था। यहाँ पर अब कोई बचा नहीं जो कि मेरी मदद कर सके। इतने सालों से हम लोग यहाँ पर नागरानी के शरीर की रक्षा कर रहे थे, या फिर यूँ कहें कि उन्हें यहाँ पर कैद होने के बाद, उन्हें कैद करवाने के बाद उनकी रक्षा कर रहे थे, उनके शरीर की रक्षा कर रहे थे ताकि वो कभी जागे ना। लेकिन इतना कहते हुए उस नागराज की नज़र कहीं जाती, उसे यही लग रहा था कि नागरानी जगी नहीं है, वरना अब तक तो वो बाहर आ गई होती। लेकिन उस कब्र के ठीक बगल से एक होल बाहर आया था, जो कि आपको उस मोटे कीड़ा वहाँ से बाहर निकला होगा। उसके वहाँ पर चलने की वजह से वहाँ पर काफ़ी सारे नीले रंग के निशान पड़े हुए थे। खून, वो नागराज हैरानी से कहता, ये खून तो नागरानी का है। नागरानी अगर उन्हें दर्द महसूस हुआ तो पक्का जाग जाएंगे, और अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ से अभी निकलना होगा और इस गुफा को हमेशा हमेशा के लिए स्पेस के बीच में कहीं छिपाना होगा ताकि नागरानी कभी बाहर ना जाए। इतना कहने के बाद वो नागराज पीछे पलट के जाने लगता है और उसने उस लालटेन को भी ले लिया था, क्योंकि शायद उन लोगों के लिए शायद बहुत ज़्यादा जरूरी हो सकता है। इतना कहने के बाद वो नागराज उस लालटेन को लेता और वहाँ से पलट के जाने लगता, वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से। लेकिन अगले ही पल वो नागराज इससे पहले कि वहाँ से और तेज़ी से आगे बढ़ता, वो रेंगते हुए ही बीच गुफा में रुक जाता, क्योंकि उस पूरे गुफा में एक अजीब सी आवाज़ गूंज रही थी, जो कि किसी टाइप के कब्र के खुलने की थी। नहीं, नामुमकिन, नामुमकिन, वो नागराज इतना कहता और धीरे धीरे पीछे पलट के देखता, जहाँ पर उसे वो कब्र हटता हुआ दिख रहा था। उस कब्र के ऊपर जो सांप के डिज़ाइन बने हुए थे, उसकी आंखों से काफ़ी ज़्यादा तेज नीली रंग की रोशनी निकल रही थी और वो सांप धीरे धीरे उस कब्र के ऊपर से हट रहा था और वो कब्र ऑटोमेटिक धीरे धीरे साइड हो रही थी। मुझे कैसे भी करके ये सब कुछ संभालना होगा, मुझे यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं, अगर भागा तो पक्का अब मारा जाऊँगा, मुझे सब कुछ संभालना होगा, वो नागराज इतना कहता और देखते देखते वो अपने असली रूप में आता है, जहाँ पर उसकी थोड़ी इंसानी जैसी बॉडी आती है, लेकिन उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो नागराज इतना सब कुछ करने के बाद वहाँ जाता और उस कब्र के सामने चुपचाप झुक जाता है अपने सर को नीचे करके। नागराज की नज़र थोड़ी सी ऊपर जाती तो है, लेकिन उसे वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की दिखती है, जिसने कपड़े तो नहीं पहन रखे थे, लेकिन फिर भी उसकी उस प्रेजेंस को देखकर भी वो नागराज को ज़्यादा ही काँप गया था। नागरानी, आप वापस आ गई, वो नागराज इतना कहता और नागरानी उसके सामने आके खड़ी हो जाती, लेकिन कुछ कहती नहीं। नागरानी एक चुटकी बजाती है और देखते देखते उसके बॉडी के बड़े खूबसूरत से कपड़े आ जाते हैं, जो कि देखने में ज़्यादा खास तो नहीं लग रहे थे, बस नॉर्मल लग रहे थे। इतने समय बाद जागी हूँ और यहाँ पर मुझे ये सब देखने को मिल रहा है। वैसे मुझे जगाने का काम तुम्हें दिया गया था, है ना? वो नागरानी उस नागराज से कहती है, हाँ दिया गया था, लेकिन हमें ऊपर से कहा गया कि आपको जगाना नहीं है, वरना परेशानी हो सकती है। हमें नहीं पता वो परेशानी क्या थी, लेकिन हमसे जो कहा गया हमने वही किया, वो नागरानी से कहता, तुम अच्छे से जानते हो अगर तुम मुझे जगा भी देते तो उस स्पेस की दुनिया में मुझे ढूंढने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा नहीं किया।
नागरानी फिर से ये कहती है और उस नागराज के चारों तरफ गोल गोल धीरे धीरे घूमने लगती है। तुम बस एक आम सिपाही थे और तुम्हें नागराज बनने का भूत सवार हो गया है। तुम्हें नागराज बनने का भूत सवार हुआ, इसलिए तुमने मुझे कभी जागने ही नहीं दिया ताकि तुम यहाँ पर राज कर सको। नागरानी वो नागराज से कहती है, जो कि असल में एक सिपाही था। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, वरना मैं यहाँ से भाग चुका नहीं होता। आप खुद सोचिए। वो नागराज नागरानी से कहता, लेकिन वो अपने सर को उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ठीक है, चलो बाहर चले। नागरानी उस सिपाही से कहती है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाहर नहीं जा सकते हैं। बाहर अब इंसानों का राज है, वो समय अब खत्म हो चुका है। यहाँ पर डीमंस, पुराने बीस्ट, पुराने डायनासोर्स रहते थे और हम भी सभी के बीच छिपके रहते थे। हमारी सिविलाइजेशन अब धरती से जा चुकी है और खत्म हो चुकी है। वो सिपाही नागरानी से कहता, अच्छा ऐसी बात है। और जिस को मेरे लिए चुना गया था कि वो मेरे साथ शादी करेगा, उसका क्या हुआ? वो नागरानी उस सिपाही से कहती है, वो तो कब का मारा जा चुका है। आप दोनों की शादी से जो बच्चा आने वाला था वही हम सब पे राज करता, लेकिन उसके मरने के बाद हमें आपको भी यहाँ छिपाना पड़ गया, जिसके कारण अब आपको अगर आपको हमें बचाना था और सेफ रखना था और आपकी उस बीमारी को ठीक करना था और आपकी उस चोट को भी जो कि आपके पूरे शरीर पे थी, उस समय आप एक कंकाल बन के रह गई थी। आपको शायद याद नहीं होगा, आप पे बहुत बड़ा हमला हुआ था, जिसके कारण आपकी पूरी बॉडी वो तबाह हो गई थी। हमने आपको यहाँ पर एक रिचुअल के साथ दफना दिया था और आपके ऊपर इस नीली रंग की लालटेन को डाला था, जो कि आपको हील करे जा रही थी। नील अमृत ये किसी भी स्टेट में पहुंचे हुए आदमी को जिंदा रख सकती है और उसे वहीं से हील करना शुरू कर देगी। और आप मरी भी नहीं थी, आपको वहीं से हील करना शुरू कर दिया गया था। आप बस एक कंकाल बन के रह गई थी, लेकिन फिर भी आज आप फिर से दोबारा जाग चुकी है। वो नागराज नागरानी से कहता, अच्छा ऐसी बात है। नागरानी फिर से नागराज से कहती है, मुझे नागराज कहना बंद कीजिए। मुझे नागराज नहीं पसंद। मुझे इस टाइटल से नफरत है। वो सिपाही नागराज जो अपने आप को इतनी देर से कह रहा था, वो नाटक करते हुए कहता, मुझे किसने जगाया बता सकते हो? नागरानी उस सिपाही से कहती है, एक इंसान आया था, उसके साथ उसके बीस्ट वगैरह थे। समय के साथ साथ इंसानों को भी इवॉल्व करने की ताकत मिली थी, ये तो आपको पता ही है। लेकिन अब समय कुछ ज़्यादा ही बीत चुका है। यहाँ पर इंसान कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न और एडवांस हो चुके हैं, लेकिन उनकी ताकत कम हो गई है। उनके ब्लड के अंदर, यहाँ के बीस्तों के ब्लड के अंदर जो प्योरनेस थी वो खत्म हो चुकी है। बीच में एक बहुत बड़ा एक तरीके से कोई घटना हुआ था, जिसके बारे में हमें तो नहीं पता, क्योंकि हम यहाँ फंसे हुए थे और छिपे हुए थे। लेकिन उसके बाद से ही काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई। ब्लड के अंदर से प्योरनेस चली गई सारे बीस्तों के अंदर से, और इंसान वो लोग इवॉल्व तो कर पा रहे हैं, लेकिन उनके पास एक भी ऐसा बीस्ट नहीं जिनके ब्लड के अंदर प्योरनेस हो। वो सिपाही नागरानी से कहता, मतलब एक तरीके से तुम ये कहना चाह रहे हो कि अगर हमें हमारे लेवल का कोई मिल भी गया तो भी वो हमें नहीं हरा पाएगा, क्योंकि हमारे ब्लड की प्योरनेस कुछ ज़्यादा ही है। नागरानी फिर से सिपाही से कहती, हाँ जी। वो सिपाही फिर से नागरानी से कहता। नागरानी पीछे पलट के उसे देखती है, मुझे किसने जगाया? मुझे उसका खून चाहिए। उसकी खून की खुशबू यहाँ तक फैली हुई है अब तक। वो नागरानी उस सिपाही से कहती है, ऑफकोर्स यहाँ पर शौर्य का थोड़ा बहुत खून भी गिरा था, जिसके कारण वो खुशबू अभी तक यहाँ फैली हुई थी। नागरानी, अगर आपको उसे ढूंढना है तो आपको इंसानों के बीच जाना होगा, जो कि मैं नहीं होने दे सकता हूँ, वरना उन सभी को पता चल जाएगा। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है वो वापस ज़रूर आएगा। उसे यही लग रहा होगा कि मैं अकेला हूँ यहाँ पर। अगर आप भी मेरे साथ रहेंगी तो पक्का हम उसे हरा देंगे और फिर आप उसका खून पी लीजिएगा। वैसे आपको उसका खून क्यों चाहिए? वो सिपाही फिर से नागरानी से कहता, तुम्हें पता है कि मेरी एक बूंद खून की कीमत क्या है? नागरानी उस सिपाही से कहती है, जी मैं जानता हूँ, आपकी एक बूंद खून से। इतना कहते कहते वो सिपाही रुक जाता, क्योंकि वो नागरानी उसे चुप रहने का इशारा कर रही थी। मैं अपनी खून के बूंद को, जो कि उस लड़के के हाथों पर उसे महसूस कर पा रही हूँ, वो उसे अपने हाथों से हटाने की कोशिश कर रहा है। उसे उस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है जिस तरीके से करना चाहिए। नागरानी गुस्से में कहती है, क्योंकि श्योर वो बार बार अपने उस खून के थोड़े से धब्बे को अपने कपड़ों में साफ करने की कोशिश कर रहा था और बार बार हाथ वगैरह धो रहा था, ताकि वो खून जिसे श्योर जहर समझ रहा है उसे साफ कर सके। उसके खून की क्या कीमत है वो तो अभी किसी को पता नहीं, इसलिए श्योर को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि वो क्या है। एक तरीके से श्योर के लिए बस एक मिशन था जिसे उसने पूरा कर दिया था। अगर वो मेरे खून को इस तरीके से ट्रीट कर रहा है तो मैं उसे एक एक बूंद की कीमत अच्छे से याद दिलाऊंगी। बस एक बार मेरी वो सामने आ जाए, जिसके बाद उसके शरीर में एक बूंद खून भी नहीं बचेगा, तो उसे पता चलेगा कि खून। इतना कहते कहते वो नागरानी चुप हो जाती है और पीछे उस सिपाही को देखती है। वैसे तुमने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं, और जहाँ तक है
इस जगह को तुम कंट्रोल करते हो और तुम मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने दोगे, क्यों? वो लड़की, वो मतलब वो नागरानी फिर से उस सिपाही से कहती है, माफ़ कर दीजिए नागरानी, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ऊपर से ऑर्डर आया है ना। वो सिपाही इतना कहता और अगले पल उस सिपाही के दोनों तरफ एक एक हाथ आता है जो उसके सर को तबूचे की तरफ फोड़ के रख देता और चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है। तब तो तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, वो नागरानी उस सिपाही के सर को उड़ाते हुए कहती है। ऑफकोर्स वो इस स्पेस के बीच में फंस चुकी थी और यहाँ से नहीं जा सकती थी, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ वो यहाँ जरूर आएगा, वापस जरूर आएगा। उसके हाथों के ऊपर मेरा खून लगा है ना, उससे अच्छे से पता चल ही जाएगा कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं, इसलिए वो उस चीज़ और उस खून और इस नील अमृत के लिए वापस जरूर आएगा। इतना कहने के बाद वो नागरानी वहाँ पर एक बड़ा सा चेयर देखती है जो कि सिंहासन जैसा लग रहा था। वो वहाँ पे जाके बैठ जाती है। दूसरी तरफ श्योर वो उस वक्त तेज़ी से बीस्टम ऑर्गेनाइजेशन में पहुँच चुका था और सामने देखे जा रहा था। देखो गाइस, अभी ज़्यादा एपिसोड नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे एग्जाम चालू हो रहे हैं, ठीक है। मैं पढ़ाई लिखाई ज़्यादा कर रहा हूँ अभी, और हाँ, एक वीडियो बनाने में 3 घंटा लगता है, तो मैं पहले बता देता हूँ टाइम लगता है भाई। अगर 6 घंटे लगाऊंगा 2 वीडियो बनाने में तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, ना ही कॉलेज वगैरह जा पाऊंगा, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ठीक है। और पता नहीं क्यों अभी के टाइम में 1.5 घंटा लग रहा है एक वीडियो को अपलोड होने में, तो वही परेशानी है, ठीक है। तो चलो गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू। एंड सारे टाइम अगर बता दिया है क्यों एक ही वीडियो बनना है, तो बाय टाटा।